पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑल्फ्रेडन किंगडम में गृहयुद्ध होने की कगार पर था। इसी बीच पास के इंडोनिया किंगडम के राजा गौसिलिया ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने प्रिंस जूलियस के साथ मिलकर योजना बनाई कि ऑल्फ्रेडन किंगडम में गृहयुद्ध के दौरान घात लगाकर हमला किया जाएगा। हालांकि प्रिंसेस जोरा का मानना था कि उन्हें ऑल्फ्रेडन पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि अमिडोनिया भी बहुत करीब थी। उधर फसल की रिपोर्ट सोमा को सौंपने के बाद हाकुओं ने घोषणा की कि खाने का संकट लगभग खत्म हो गया है और वे अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। सोमा का अगला कदम दूसरे देशों को जीतना था। इसी बीच गायल किंगडम ने अमिडोनिया के सभी जनरलों को इकट्ठा किया ताकि अल्फ्रेडन पर हमले की तैयारी की जा सके। उनका लक्ष्य अल्फ्रेडन किंगडम के फसल वाले क्षेत्र पर हमला करना था, लेकिन कोबेड नाम के एक सिविल ऑफिसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राजा का जूता उसके चेहरे पर आ पड़ा। इसके बावजूद वह बेकी ये बोलने की कोशिश करता रहा कि अगर उनका देश बिना किसी मदद के सोमा के साम्राज्य पर हमला करेगा तो उनकी काफ़ी आलोचना होगी। इसका कारण यह था कि सभी देशों ने एक मानव घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा का उद्देश्य साम्राज्य की डीमन जनजाति से लड़ना था। इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि डीमन लॉर्ड के क्षेत्र में कोई भी सेना न भेजी जाए। साम्राज्य, जिसके पास द्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे ताकतवर सेना थी, राक्षसों और डीमन को रोकता था। मानव जाति को आपसी लड़ाई छोड़कर एकजुट होना था। उस घोषणा में 3 नियम थे। एक नियम यह था कि इंसानों के बीच लड़ाई में राज्य की सीमाओं में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर वे अल्फ्रेडन पर एकतरफा हमला करते तो दूसरे साम्राज्य अल्फ्रेडन की मदद कर सकते थे, क्योंकि बाकी देशों को अभी डीमन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, न कि एक दूसरे को जीतने में लगना चाहिए। हालांकि अल्फ्रेडन ने कभी भी डीमन के खिलाफ लड़ाई में किसी और देश के साथ गठबंधन नहीं बनाया था। इसीलिए जूलियस का मानना था कि अल्फ्रेडन पर हमले का डीमन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कोबेट को उसके पद से हटा दिया गया। इसी बीच सोमा ने 3 ड्यूक्स से संपर्क किया और स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि अगर वे अब से उसके आदेश नहीं मानेंगे तो वह उन्हें गद्दार मानेगा। एक डचेस ने पूछा कि सोमा उन तीनों ड्यूक्स के क्षेत्रों का क्या करेगा। सोमा ने कहा कि अगर वे मान जाएंगे तो वह उनके क्षेत्र को नहीं छुएगा, लेकिन उनकी सेनाओं को इंपीरियल गार्ड्स में मिला दिया जाएगा और एक नई बेहद शक्तिशाली सेना बनाई जाएगी। साथ ही वह 3 ड्यूक्स के क्षेत्र में सेना बनाए रखने की विशेष शक्ति भी समाप्त कर देगा। ड्यूक्स ने सोमा की सोच की काफ़ी प्रशंसा की। फिर उसी डचेस ने सोमा से उस नए शहर के बारे में पूछा जिसे वह बनाने की सोच रहा था। शायद उसे डर था कि यह नया शहर उसके क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसीलिए उसने पहले ही बॉर्डर खींच दी थी। सोमा से संतोषजनक उत्तर मिलने पर डचेस ने सोमा के पक्ष में वोट किया, लेकिन वागास और कास्टर ने अब भी सोमा को साम्राज्य का राजा मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 सैनिकों ने ही ड्यूक का समर्थन किया और बाकी सेना को उसने बुलाया भी नहीं। इससे साफ था कि ड्यूक वागास ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। वहीं कामी की पैदल सेना कास्टर की वायु सेना के साथ मिलकर सोमा को गद्दी से हटाने की तैयारी कर रही थी। उनका इरादा लिसिया के पिता को वापस लाकर पुराने राजा को बहाल करना था। हालांकि वे आमने सामने खड़े थे, फिर भी वे काफी शांत रवैया दिखा रहे थे। इसके बाद तुरंत लिसिया ने अपना पोनीटेल काट दिया ताकि सोमा का समर्थन करने का अपना संकल्प दिखा सके। उसके लीडर ड्यूक कमाया ने भी इसे स्वीकार किया। कमाया और वागास के ग्रुप से निकलने के बाद यूना अचानक ही वाटर में प्रकट हुई और तब पता चला कि यूना इस बुजुर्ग डचेस वाटर की पोती थी। यूना ने वोटर को बता दिया कि सोमा एक साफ सुथरा और ईमानदार राजा है। यह सुनकर वोटर ने तुरंत ही सोमा को ऑल्फ्रेडन का आधिकारिक राजा मान लिया। अब सोमा को अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, सभी हमेशा उसके साथ हैं और रहेंगे। इसी बीच गायल किंगडम ने अमिडोनिया से 3000 सैनिकों की सेना लेकर यूसेसन गॉर्ज के रास्ते अल्फ्रेडन की सीमा में प्रवेश किया। उसका पहला लक्ष्य एंटामायरा शहर था, जो बॉर्डर एरिया में स्थित था। एंटामेरा का लॉर्ड गायल से लड़ना नहीं चाहता था, उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन शहर के अंदर अब भी कई सारे अल्फ्रेड निवासी थे जो अमिडोनियन सेना का विरोध करना चाहते थे। वे 2 ग्रुप में बंट गए, एक युद्ध विरोधी ग्रुप और दूसरा था अंत तक लड़ने वाला ग्रुप। लॉर्ड गायल के पास थोड़ा समय मांगने आया, लेकिन गायल को किसी की परवाह नहीं थी। उसने कह दिया कि वह कभी भी हमला कर सकता है। यह सुनकर लॉर्ड बस सिर झुकाकर कांपने लगा। उसने कहा कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो वह शहरवासियों की राय को जल्दी से जल्दी जुटा लेगा। रणनीतिक सलाह मिलने के बाद गायल ने सोचा कि शहर के द्वार खुलने का इंतजार करना बेहतर होगा, बजाय इसके कि वह उन्हें जबरदस्ती तोड़े। इस तरह उसकी सेना को भी भारी नुकसान से बचाया जा सकता था। उधर सोमा की सेनाएं कामाया की पैदल सेना के साथ मिलकर जोरदार युद्ध में उतर चुकी थी। सिर्फ एक रात में ही सोमा ने सभी सैनिकों को जादू का इस्तेमाल करके काय के किले के सामने ही किला बनाने का आदेश दिया। उस पूछ वाली लड़की के मुताबिक इसे वन नाइट कैसल प्रोजेक्ट कहा जाता था,
जो सोमा की योजना थी। सोमा हमेशा ऐसे असाधारण काम सोचता और करता था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती थी। तीनों ड्यूक्स के साथ बातचीत असफल होने के बाद उसने तुरंत 10,000 इंपीरियल गार्ड्स को किला बनाने का आदेश दे दिया। ये किला जमीन पर खड़े एक विशाल गैंडे के जहाज जैसा दिखता था, लेकिन कामी की सेना कई सारी तोपें लेकर आई और सोमा के किले पर बमबारी शुरू कर दी। उम्मीद के मुताबिक पहले ही गोले ने किले में बड़ा छेद कर दिया। फिर लगातार गोले बारिश की तरह गिरने लगे। तभी कुछ डार्क एल्फ जनजाति के योद्धा तुरंत सोमा की तरफ से लड़ने आ गए, क्योंकि वे पहले आए भूकंप में सोमा की मदद का बदला चुकाना चाहते थे। एल्फ प्रजाति के योद्धा बेहद ही ताकतवर थे। वे सिर्फ धनुष और तीर से बड़े से तोप के गोले को उड़ा देते थे। उनका कहना था कि इन्हें मारना तो बाजों को मारने से भी आसान है। इसके तुरंत बाद लरुविन ने किले से घुड़सवार सेना को बाहर निकालकर कामी के तोपखाने को नष्ट कर दिया। सैनिक तूफान की तरह बाहर निकल पड़े। सभी लड़ने को काफी उत्साहित थे। ताकत से भरे हुए उनका एक ही लक्ष्य था, उन लोगों को हराना जो वहां की शांतिपूर्ण जिंदगी को तोड़ने आए थे। उन्होंने आग के जादू का इस्तेमाल करके तोपों को जला दिया। शुरुआत में ही इतनी गूंजती हुई सफलता मिलना भला कौन रोक सकता था। उधर ड्यूक कमाया भी बेहद चिंतित हो गया जब उसके लोग यहाँ की रिपोर्ट लेकर पहुंचे, और वो भ्रष्ट रईस जो कामी से जुड़े हुए थे अपनी सेना को इस नुकसान में देखकर गहरे संकट में आ गए। फिर भी कामी को पूरा विश्वास था कि सोमा इस युद्ध को जीत नहीं सकता। इसका कारण साफ था। उसके पास 400 सैनिक थे, जबकि सोमा महज 10,000 सैनिक लेकर आया था। वहीं इधर गेल्स देर दोपहर तक इंतजार करता रहा, लेकिन एंटीमोरा के लॉर्ड की वापसी नहीं हुई। अंततः उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शहर पर हमला करने की तैयारी करें। लेकिन जैसे ही वह पूरे फोर्स के साथ असॉल्ट का आदेश देने ही वाला था, लॉर्ड अचानक शहर के बाहर भागते हुए आया। गेल्स को जब यह पता चला कि लॉर्ड अब तक शहर के लोगों को सिटी गेट्स खोलकर सरेंडर करने के लिए मना नहीं पाया, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना कोई देर किए अपनी तलवार खींची और गुस्से में कहा कि वह स्पाइट ऑफ लॉर्ड का सिर काट देगा। गेल्स के अनुसार अब भी इस राज्य में कुछ ऐसे ग्रुप मौजूद थे जो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। लॉर्ड ने तुरंत एक सोने का ढेर निकालकर गेल्स से विनती की कि वह बस एक दिन और इंतजार कर ले। यह सुनकर गेल्स ने उसे अगले दिन दोपहर तक की अंतिम सीमा दी, जब तक पास खड़े दो पेड़ों की परछाई एक दूसरे को छू न ले। अगर उस समय तक सरेंडर नहीं हुआ तो वह पूरे फोर्स के साथ असॉल्ट शुरू कर देगा। असल में डचेस वाटर ने ही लॉर्ड को यह निर्देश दिया था कि वह गेल्स को धोखा देकर थोड़ा समय मांग ले। उसका मानना था कि अब यहाँ पर समय सोने जितना कीमती है। उनका उद्देश्य था कि सोमा के रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना, जब वह कामी और कैस्टर दोनों को हरा देगा। उधर भोजन के समय के और हारू वहां ड्यूटी पर खड़े सैनिकों को चिढ़ा रहे थे। के को इस बात की बेहद खुशी थी कि हारू ने सोमा का साथ चुना और उसके साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया। दूसरी तरफ ड्यूक कास्टर अब भी यही सोचकर बैठा था कि सोमा की सेना उसके किले पर हमला करेगी, और वहीं वह उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन दोबारा से सोचने पर उसने मान लिया कि सोमा एक बहुत ही प्रभावशाली राजा है, लेकिन अब सरेंडर करना उसके लिए बेहद ही अपमानजनक होता। इसीलिए उसने तय कर लिया कि वह लड़ाई जारी रखेगा। इसी बीच कान्हा वापस लौटी और कास्टर को रिपोर्ट दी कि सोमा की सेना उनके किले के पास दिखाई दी है। लेकिन सभी तब बहुत हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि सोमा ने एक बैटलशिप में पहिए लगवाकर और विशालकाय राक्षसों से उसे खिंचवाकर किनारे पर चढ़ा दिया है। कुछ देर के बाद सोमा ने कास्टर को कॉल किया और जल्दी सरेंडर करने को कहा, लेकिन कास्टर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद सोमा ने बिना देर किए बैटलशिप से सीधे उसके किले पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। कास्टर जोर से हंस पड़ा और बोला कि सोमा वास्तव में बहुत ही बहादुर है, जो हमेशा से ऐसे साहसी भरा काम करता है। थोड़ी और बातचीत के बाद भी नतीजा वही रहा। कास्टर ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया और सोमा ने वहीं पर कॉल कट कर दी। कास्टर ने कान्हा को आदेश दिया कि ड्रैग्स पर सवार होकर एयरफोर्स को बाहर निकाले और मुकाबले में उतरे। लेकिन कान्हा को जल्दी सोमा के बैटलशिप के एंटी एयरक्राफ्ट हमलों से भारी परेशानी होने लगी। उसने ऊपर से बम गिराने का आदेश दिया, मगर इससे पहले कि उनकी पूरी टीम कुछ कर पाती, सोमा की आर्टिलरी ने बहुत ही तेज हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के चलते कान्हा ने अपने सैनिकों को डिस्पर्स होने को कहा और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। फिर उसने सोचा कि उन्हें ब्लाइंड स्पॉट से हमला करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जीत की संभावना अधिक होगी। युद्ध मशीन की असली कमजोरी थी उसके पहिए। यह समझते ही उसने सभी को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। उनका इरादा साफ था, सोमा को पकड़ना और उसे खत्म कर देना। लेकिन कान्हा के मन में थोड़ी खटास और अफसोस भी था। उसे लिसिया की मदद करनी चाहिए थी, न कि आज की तरह उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहिए था। और आखिरकार कड़ी मेहनत और निरंतर हमलों के बाद कान्हा और उसकी एयरफोर्स ने बैटलशिप के कैंस को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था।
लेकिन जब वे जहाज़ पर चढ़े तो भीतर कोई नहीं था। असल में सोमा ने पपेट कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल करके बैटलशिप को दूर से कंट्रोल किया था। तभी कॉर्नर को समझ आया कि वह सोमा के जाल में फंस चुकी है। यह सब जानबूझकर इस तरह से रचा गया था ताकि उनकी स्क्वाड किले से बाहर निकले और इस दौरान सोमा अपनी सेना के साथ कास्टर के किले में प्रवेश कर सके और सीधे अंदर जाकर उससे भिड़ सके। इस समय सोमा और कास्टर आमने सामने थे। सोमा ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की कि वह सरेंडर कर दे ताकि लड़ाई टल सके, लेकिन कास्टर ने तुरंत मना कर दिया। सोमा के आदेश पर एशिया ने तलवार खींची और कास्टर से युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन कास्टर सदियों से जिंदा एक काफी अनुभवी योद्धा था, इसीलिए एशिया को उससे लड़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। लेकिन उसने विश्वास के साथ कहा कि वह अपने राजा से बहुत प्रेम करती है और हमेशा राजा और राजकुमारी के साथ रहना चाहती है। कास्टर ने उसकी वफादारी की सराहना की, लेकिन चेतावनी दी कि अब उसे अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि स्थिति बेहद ही खतरनाक है। ये कहते हुए कास्टर ने तलवार घुमाकर एशिया को हराने की कोशिश की। तभी सोमा ने अपना पपेट और लिसिया को आगे भेजकर एशिया की मदद की और एशिया ने एक वार करते हुए कास्टर को हरा दिया। जमीन पर गिरते हुए कास्टर ने अपने आखिरी जिद्दी शब्द कहे कि उसने अंत तक पूरी ताकत से लड़ाई की है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। कास्टर की हार के बाद लिसिया ने उसे समझाया कि सोमा एक काफी अच्छा राजा है। सोमा ने बाहर देखा तो घना सफेद धुआं उठ रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि बैटलशिप फट चुका है और एयरफोर्स वापस लौट रही है। समय कम था, इसीलिए उसे तेजी से आगे बढ़ना था। उसने कास्टर की गर्दन में स्लेव कॉलर डाल दिया, जो अगर वह सोमा के आदेश का पालन न करे तो उसकी गर्दन को कस देगा। लेकिन लिसिया यह नहीं चाहती थी, लेकिन यह करना काफी जरूरी था क्योंकि कास्टर ने पहले भी उसके और सोमा के साथ विश्वासघात किया था। वहां पर कान्हा आई और अपने पिता को स्लेव कॉलर पहने देखकर सोमा पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन लिसिया ने उसे रोक दिया। अपने पिता की हार देखकर कान्हा ने भी तुरंत सरेंडर कर दिया। फिर उसे भी अपने पिता की तरह स्लेव कॉलर पहनाया गया। इसके बाद सोमा ने टोमा की तरफ मुड़कर कहा कि अब से वह एयरफोर्स का जनरल होगा और इंपीरियल गार्ड के अंडर रहकर वह इस सेना को लीड करेगा। फिर वह और एयरफोर्स सीधे काय के किले की ओर उड़ चले। करीबी मित्र होने के नाते लिसिया ने सोमा को सुझाव दिया कि वह कान्हा को कॉन्केबाइन बना ले ताकि उसे पनिशमेंट से बचाया जा सके। लेकिन सोमा ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि राजा के विरुद्ध अपराध करने वाला, चाहे अपराधी पिता हो या बेटी, दोनों को समान पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसके तुरंत बाद एयरफोर्स के नाइट्स ने काय के किले पर बमबारी शुरू कर दी और मजबूर होकर कामी को हार माननी पड़ी और उसने अपनी सभी सेनाओं को सरेंडर का आदेश दिया और साथ ही उसने अपने साइड के भ्रष्ट रईसों को भी पकड़कर सोमा के हवाले कर दिया। कामी के गले में भी स्लेव कॉलर डाल दिया गया। सोमा के साथ बाकी सभी को भी कामी की ओर से सरेंडर की खबर भेज दी गई। लेकिन कमाया को तब बहुत हैरानी हुई जब उसने सुना कि सोमा सीधे वेस्ट की ओर सेना लेकर जा रहा है। असल में राजा का निशाना और भी बड़ी मछली थी। तब कमाया ने हंसते हुए कहा कि यह अच्छा है, राजा और राजकुमारी को मिलकर इस बूढ़े शरीर पर जीत हासिल करनी चाहिए। दरअसल भ्रष्ट नोबल्स ने मिलकर विदेशों से भाड़े के सैनिकों को बुलवाया था ताकि सोमा को गद्दी से हटा सके। इसीलिए कामी ने बगावत का नाटक रचा था ताकि वे सभी एक जगह इकट्ठा हों और वो उन्हें पकड़ सके। अपने कमरे में बैठे मी को लग रहा था कि शायद यह उसके यहाँ रहने का आखिरी समय है। उसने अपने फादर एनबीच द्वारा दी गई वाइन की बोतल खोली। उसे अफसोस था कि वह प्रिंसेस लिसिया को सबसे शानदार शादी के जोड़े में नहीं देख पाएगा। यह भी सामने आया कि हारू के पिता ने ही कामी की सारी योजनाओं की खबर सोमा तक पहुंचाई थी। साथ ही यह भी पता चला कि कान्हा और उसका पिता, वो भी उसकी बगावत में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें असली योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर गेल्स एंड जूलियस ने आधा दिन इंतजार किया, लेकिन आटम्बेरा से सरेंडर की कोई खबर नहीं आई। वह शहर पर हमला करने का आदेश देने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्होंने डचेस वॉटर को शहर की दीवार पर खड़े देखा। तभी उन्हें शक हुआ कि वॉटर शायद सोमा से मिली हुई है। जूलियस ने चेतावनी दी कि यह एक जाल हो सकता है और उन्हें तुरंत ही पीछे हट जाना चाहिए। वॉटर ने जादू का इस्तेमाल करके एक बड़ा जादुई स्क्रीन बनाया ताकि गिल्स सोमा से सीधे बात कर सके और शहर के लोग भी सब सुन सके। सोमा ने ऐलान किया कि उसने गृहयुद्ध खत्म कर दिया है, लेकिन वह अभी तलवार नीचे नहीं रख सकता क्योंकि डचेस ऑफ अमेडोनिया इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इस देश की सीमा में घुसा है। यह सुनते ही लोग घबरा गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। सोमा ने बताया कि अमेडोनिया और बाकी ड्यूक्स की एक गंदी साजिश है। वो चाहते हैं कि सोमा और तीनों ड्यूक्स आपस में लड़ें और अमेडोनिया इसका फायदा उठाए। सोमा ने लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग बिना सजा पाए चले जाएं और क्या उनके काम माफ करने योग्य हैं। भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। तभी सोमा ने साफ ऐलान किया कि किंगडम ऑन ऑफ ऑल्फ्रेडन अब डची ऑन ऑफ अमेडोनिया के खिलाफ युद्ध करेगा।
शहर के बाहर खड़े गेल्स ने यह सुना और गुस्से में चिल्लाया कि सोमा एक छोटा सा बच्चा है जो 3 पीढ़ियों से चले आ रहे शाही परिवार के सपनों को जंगलीपन कहने की हिम्मत करता है। तब सोमा ने उसे बताया कि वो सेना लेकर वेस्ट की ओर बढ़ रहा है और उसका निशाना डची ओनफ अमेडोनिया की कैपिटल होगी। उसने चेतावनी दी कि जब तक गेल्स बाहर हिचकिचा रहा है उसकी सेना गेल्स के देश को जला डालेगी। सोमा ने यह भी कहा कि गिल्स का ऑल्फ्रेडन में घुसना एक इन्वेजन है और इसी वजह से वह ऑल्फ्रेडन के सभी लोगों की ओर से अमिडोनिया पर आधिकारिक युद्ध की ऐलान करता है। जब गेल्स को पता चला कि सोमा सीधे अमिडोनिया जा रहा है तो वह घबरा गया और उसने आदेश दिया कि पूरी सेना तुरंत लौटकर किंगडम की रक्षा करे। जोरो के बटलर ने भी उसे सोमा की सेना के हमले की खबर दी। गिल्स ने अपनी सेना को अमिडोनिया की रक्षा के लिए एक खाई पार करने का आदेश दिया, लेकिन डची ऑफ अमनिया की प्रिंसेस पहले ही समझ चुकी थी कि सोमा की चाल यही होगी और सबसे तेज रास्ता उड़ने जॉर्ज से होकर है। सोमा ने यह अंदाजा लगाकर वहां पहले से ही सैनिक तैयार कर दिए थे। नतीजा यह हुआ कि अमिडोनिया की सेना जाल में फंस गई और उन्हें संभलने का समय भी नहीं मिला। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमला शुरू होने से पहले ही 5 लाख की सेना में से लगभग 4 लाख खत्म हो गए थे। किसी तरह राजा ने भोजन और सैनिक जुटाकर 2 लाख लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन जब वो मैदान में पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही अल्फ्रेडन किंगडम के झंडे लगे हुए थे। गेल्स को लगा कि कैपिटल गिर गई, लेकिन जूलियस ने किले की ओर इशारा किया जहां अब भी डची ऑफ अमिडोनिया के झंडे लहरा रहे थे। गेल्स ने राहत की सांस ली और आदेश दिया कि जल्दी से इन दुश्मनों को हराकर किले में लौटे। लेकिन सोमा को रिपोर्ट मिली कि गेल्स सीधा यहां हमला करने आ रहा है और उसी टाइम सोमा की सेना पहले से ही वहां पहुंच चुकी थी। उसी समय सोमा ने तुरंत सभी सैनिकों को आदेश दिया। झंडा 2 बार लहराया गया और संकेत मिलते ही सैनिकों ने वी आकार की फॉर्मेशन बना ली। बीच में इंपीरियल गार्ड्स और गार्ड कैवलरी थे। बाईं तरफ जनरल गिब्सन और दाईं ओर प्रिंसेस लिसिया थी। एशिया के समर्थन के साथ सब अपनी अपनी जगह पर लड़ाई करने के लिए तैयार थे। सोमा और कान्हा ऊपर से हालात देख रहे थे, जबकि नीचे दोनों सेनाओं की भिड़ंत हो चुकी थी। गिल्स के सैनिक रास्ते में कई दिनों की घात का सामना करके थक चुके थे, इसीलिए सोमा की सेना ने आसानी से उन्हें भारी हार दे दी। सोमा के सैनिक थोड़ा सा हमला करके अमिडोनिया के पूरे दस्ते को गिरा सकते थे। ऊपर से सब देखते हुए सोमा कुछ सोच रहा था। वहां पर कॉर्नर आया और पूछा कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जैसे उसका मन कहीं और हो। सोमा ने मुस्कुराकर कहा कि राजा का असली काम तो लड़ाई से पहले और बाद में होता है। उसने यह भी कहा कि अगर उसकी सेना हार गई तो उसे अपने सिर की बलि देकर अपने जनरलों से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर कान्हा चौंक गई और पूछ बैठी कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता। तब सोमा ने उसका मुंह ढकते हुए कहा कि शायद वह इम्पोस्टर है क्योंकि वह एक राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। फिर सोमा ने खुद को कावड़ कहा। उसने स्वीकार किया कि वह मरना नहीं चाहता और ना ही चाहता है कि लोग युद्ध में मारे जाएं। सोमा ने कान्हा को बताया कि यह पहली बार है जब उसने इतने बड़े स्तर की लड़ाई खुद कमांड की है और बैटलफील्ड पर सैनिकों के बलिदान का मंजर देखकर उसका मन भारी हो गया। इधर जब अपनी हालत खराब देखी तो गेल्स ने अपने बेटे जूलियस से कहा कि वह तुरंत भाग जाए, लेकिन जूलियस अपने पिता को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी वंश को बचाने के लिए उसे जाना पड़ा। गिल्स खुद सोमा की सेना से लड़ते हुए अपने बेटे के भागने का रास्ता साफ करने के लिए वहीं पर रुका, लेकिन एक सच्चे बेटे की तरह जूलियस ने कहा कि वह दुश्मन को रोकने की कोशिश करेगा ताकि पिता भी भाग सके, पर गेल्स ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि शायद सोमा का असली निशाना उसका सिर है, बस उसका सिर काट देने से अमिडोनिया हार जाएगा। जूलियस को उम्मीद नहीं थी कि सोमा यहां तक सिर्फ उसके पिता को मारने आया है। ज्यादा बात न करते हुए गिल्स ने जूलियस को जल्दी जाने को कहा, लेकिन जूलियस बिल्कुल भी अपने पिता को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था। गिल्स ने कहा कि यह राजा का आदेश है, अगर वह नहीं रहेगा तो देश का क्या होगा। हालांकि मन नहीं था, जूलियस को जाना पड़ा। घोड़ा मोड़ने से पहले उसने अपने पिता से आखिरी बार माफी मांगी और फिर कैपिटल की ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद राजा गेल्स ने घोड़े पर चढ़कर हमला किया। उसका एक ही लक्ष्य था, किंग सोमा का सिर काटना। सोमा को खबर मिली कि अमिडोनिया की मुख्य सेना पीछे हट गई है और राजा गेल्स पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। सोमा का आदेश मिलते ही कान्हा ने अपने पंख फैलाए और उससे लड़ने निकल पड़ी। लरुइन एक दस्ते के साथ आगे बढ़ा। सामने राजा गेल्स को पहचानते ही उसने घोड़ा दौड़ाया और भाला सीधे उसके सीने में दे मारा, लेकिन अफसोस वो राजा का हमशक्ल निकला। उधर कान्हा ने गिल्स से टक्कर ली। उसने ऐलान किया कि उसका लक्ष्य सिर्फ किंग सोमा का सिर है। वो यहाँ 3 पीढ़ियों के रॉयल फैमिली की इच्छा पूरी करेगा। कान्हा भी ठान चुकी थी कि गेल्स का सिर लेकर सोमा के सामने वो पेश करेगी, लेकिन गेल्स ने उसे आसानी से पछाड़ दिया, जबकि उसके पास ड्रैगन ह्यूमन की ताकत थी। ये देखकर सोमा को अपना पपेट लेकर उसकी मदद के लिए कूदना पड़ा। इसे देखकर गेल्स और भी जोश में आ गया और बोला कि वह किसी पपेट से इतनी आसानी से नहीं हारेगा। सोमा भी कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गया। उसने खुद को सोमा बताते हुए पूछा कि क्या वही है जिसने उसके राज्य को रौंदा है। गिल्स ये सुनते ही बोला कि असल में ऑल्फ्रेडन भी अमिडोनिया का हिस्सा था,
तो अपने ही इलाके में कदम रखने में शर्म कैसी। फिर वह सोमा की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन पपेट ने उसे रोक लिया। सोमा ने कान्हा को तुरंत ही हमला करने का आदेश दिया और कान्हा ने फायर टाइप का हमला करके पपेट को विस्फोट से उड़ा दिया। साथ ही गेल्स भी उसकी चपेट में आ गया, लेकिन कान्हा भी इस धमाके से दूर जाकर गिरी और जमीन पर गिर पड़ी। सोमा तुरंत ही उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही उसे डांट सुनने को मिली कि अगर वह मर गया तो लिसिया बहुत दुखी होगी। फिर दोनों ने गिल्स की ओर देखा। हालांकि वह बुरी तरह जख्मी था, मगर धमाके के बाद भी वह खड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए सोमा की ओर बढ़ा, यह बड़बड़ाते हुए कि उसे सोमा का सिर चाहिए। वो यह कहते हुए आगे बढ़ रहा था कि अमिडोनिया के लोगों के गर्व के लिए उसे लड़ना ही है। राजा की सुरक्षा के लिए सोमा के आर्चर ने तीरों की बारिश करके उसे पूरी तरह से गिरा दिया। गिरने से पहले उसने अपनी तलवार फेंकी, जो सीधा सोमा के सामने गिरी, और उसके सैनिक भी राजा की हार देखते ही सरेंडर कर बैठे। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर जोरों दर्द से रो पड़ी और सोमा ने अब पूरे डची ऑफ अमिडोनिया पर कब्जा कर लिया। अब सोमा और बाकी सभी भी अमिडोनिया के किले में थे। लिसिया ने माना कि यहाँ का हॉल बेहद ही शानदार सजाया गया था। शायद उनके देश से भी ज्यादा पैसे सजावट पर खर्च हुए थे। लिसिया ने सोमा से पूछा कि क्या उसने अमिडोनिया पर कब्जा करने का इरादा पहले से बना रखा था। सोमा का चेहरा जम गया और उसने तुरंत समझाया कि बॉर्डर एरिया में मॉन्स्टर्स के आने के समय से ही उसे शक था कि वे सैनिकों को क्यों बॉर्डर के जंगल में भेज रहे थे, और वो सैनिक नहीं थे, वो फायर मॉन्स्टर्स थे। सौभाग्य से सोमा के पपेट ने उस छोटी लड़की को रेस्क्यू कर लिया जो जंगल में स्काउटिंग कर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सोमा ने बताया कि फ्लेम हीरोज की एक चाल थी ताकि गांव के लोग खाली हो जाएं। लरुविन ने सूचना दी कि जूलियस सीधे वेस्ट की तरफ ग्रैंड एम्पायर से मदद लेने गया है और अमिडोनिया का सहयोगी होने के नाते एम्पायर जरूर सेना भेजेगा। सोमा ने कहा कि इस नए देश में अधिकारी बिल्कुल नहीं है, यह मुश्किल है, इसीलिए कुछ ऑफिशियल यहाँ भेजे जाएं। अमिडोनिया के लोग अल्फ्रेडन से कब्जे के बाद बहुत नाराज थे। पोंछो ने ट्रेजरी की हालत बताई, न राज्य का बजट था न ही खाना, मगर हथियारों से वेयर हाउस भरे पड़े थे। सोमा ने आदेश दिया कि हथियार बेचकर पैसे लाए जाएं और खाना बांटा जाए जब तक किला स्थिर न हो जाए। पोंछो ने पसीना पोंछते हुए कहा कि अगर सुरक्षित रहा तो तुरंत ट्रांसपोर्ट करेगा। सैनिक अनुशासन से इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अमिडोनिया पर पूरा कंट्रोल कायम कर लिया। सोमा ने कहा कि अभी वह सिर्फ सुनकर लड़ सकते हैं, अगर एम्पायर ने दखल दिया तो मुश्किल होगी। लिसिया एम्पायर का नाम सुनकर घबरा गई, तो सोमा ने समझाया कि उसे पूरा यकीन है कि वह दखल देंगे, लेकिन पक्का नहीं है। अमिडोनिया ने ह्यूमन डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए थे, जिसमें जबरन बॉर्डर बदलने की मनाही थी और नियम तोड़ने वालों को भी वह सजा देते हैं। लेकिन सोमा ने बताया कि इस डिक्लेरेशन में एक लूप होल है, इसीलिए उसने हिस्सा ही नहीं लिया। उसने कहा कि एम्पायर के आने से पहले युद्ध के बाद के मामले निपटा लिए जाएं। वहीं लरुविन और उसकी सेना जहां विजाती लोग रास्ता छोड़ देते थे। यूना नेवी यूनिफॉर्म में अमिडोनिया की कैपिटल में सोमा से मिलने आई। उसे और सोमा को इतना करीब देखकर लिसिया के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। लिसिया का मुंह बनता देख एशिया तुरंत उसके पास आई। सोमा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन तुरंत ही बात बदल दी। ज्यादा बात करना मुसीबत ला सकता था। उसने कहा कि उसने यूना को यहाँ पर एक प्लान लागू करने के लिए बुलाया है। लिसिया यह सुनकर हैरान हो गई। इसके बाद सोमा और एशिया ने इमेज ट्रांसमिशन डिवाइस से पूरे अमिडोनिया के लिए एक म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया। उसने यूना और अमिडोनिया के दूसरे गायकों को मंच पर बुलाया, जिससे लोग बेहद ही एक्साइटेड हो गए। पहली बार उन्हें अपने देश में खुलकर संगीत देखने का मौका मिला था। अमिडोनिया एक सैन्य राज्य था जहां लोगों की सारी गतिविधियों पर कंट्रोल रखा जाता था, लेकिन सोमा ने सबको अपनी मर्जी करने की आज़ादी दी। वहीं ग्रैंड एम्पायर आइलैंड की सबसे बड़ी सेना शक्ति वाला देश था, जिसकी लीडर एक युवा महारानी मारिया थी। उसे अमिडोनिया के कब्जे की खबर मिली और पता चला कि युद्ध गेल्स ने शुरू की थी, तो मारिया ने अपनी छोटी बहन जेन को शांति वार्ता के लिए अमिडोनिया भेजा। वहीं सोमा की नई नीतियों की वजह से अमिडोनिया के लोग काफ़ी खुशहाल और समृद्ध हुए, और जोरा को विश्वास था कि जूलियस कभी अमिडोनिया वापस नहीं ले पाएगा। सोमा ने पोंछो को गरीबों में खाना बांटने का आदेश दिया। सोमा ने यूना और टोमो को भेष बदलकर शहर का हाल भी देखने भेजा। सोमा ने टोमो को नए जूते खरीदे, जिससे वह खुशी से लगभग रो ही पड़ी, और यूना को उसने एक हेयर पिन दी उसके समर्थन के लिए। फिर वह पेड़ के नीचे बैठकर शांति का आनंद लेने लगे। तभी जेन वहां पर आ गई सोमा से बात करने के लिए। सोमा ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह एम्पायर से अमिडोनिया रिक्लेम करने आई है। जेन सोमा की नीतियों और इमेज ट्रांसमिशन डिवाइस से लोगों को समाचार दिखाने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हुई, लेकिन उसने फिर भी अमिडोनिया जूलियस को वापस देने के लिए बातचीत का ऑफर रखा और वहां से चली गई। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।